फिर स्टार्ट करो बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? बीट्स पढ़ रहे थे ना? एक क्वेश्चन करके बताओ देखें। चलो बताओ कितने बीट्स बनेंगे।
क्या कर रही है बेटा? ऐसे थोड़ी बनाते हैं बीट्स। बीट्स तो उनके अंदर से बनेगी ना, अंतर से बना। चलो देखो इधर ध्यान से। कर रहे हो? करो। किसने चलाया पंखे? मैं बनाऊं? इन दोनों के बीच में दो का अंतर है तो दो बीट्स बनेंगे। इन दोनों के बीच में छह का अंतर है तो छह बीट्स बनेंगे। इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है तो 10 बीट्स बनेंगे। पहले तो आपने इसके साथ बना दिया है ना। फिर चलो इस चार के साथ बनाते हैं। इसका इसके साथ बनाओगे और इसका इसके साथ बनाओगे तो चार बीट तो इसके साथ बनेंगे। और 4 और 12 के बीच में 8 बीट बन जाएंगे। ठीक है। और इस वाले का इसके साथ बनाओगे तो 4 बीट इसके बनेंगे। इतने बीट्स बनेंगे है ना। अरे बोलो। सबका सबके साथ पेयर बन चुका है। सबका सबके साथ युग्म बना दिया है ना। सबसे पहले इन दो बीट्स की बात करें तो 1/2 पे और 2/2 पे बनेंगे। ठीक है। इस चार की बात करें तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इस चार को बनाने की जरूरत है क्या? जल्दी बोलो यार। क्यों? क्योंकि यही तो बन जाएंगे ना यार। तो एक साथ ही आएगी आवाज। फिर 6 को बना दिया। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। ये 6 को बना दिया। ठीक है। 6 के बाद 8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। और 10 को 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। ये सब बना दिया आपने। ठीक है। इनके अंतर के बराबर सारे बीट बना दिए। अब अगर दो बीट एक ही समय पे सुनाई दे रहे हैं तो वो अलग अलग नहीं होंगे, वो एक ही बीट सुनाई देगा। नहीं सुनाई दे समय ढूंढो कौन सा एक ही समय है। ये वाला दिखाई दे रहा है। ये तो 1 सेकंड ही है कि नहीं है। इसका मतलब ये सारा तो एक ही बीट है कि नहीं है। ठीक है। फिर देखो इधर ध्यान से। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये सब एक ही बीट है। बोलो। ठीक है। और कोई मैच कर रहा है क्या? ये कितना लिखा हुआ है? 3/5। और कहीं 3/5 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। 1/4 कहाँ लिखा हुआ है? 1/4, 1/4, 1/4। बस। हाँ। और तो कहीं नहीं है। ये भी एक ही बीट है। और कोई मैच कर रहा है क्या? यहां से चेक करते हैं। 3/4 कहीं है क्या? नहीं है 3/4। नहीं है। फिर देखो 1/, ये रहा यार, है ना। तो ये दोनों भी एक ही बीट है। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं 1/6 कहीं है क्या? नहीं है। ये है 2/3, 2/3 कहीं है क्या? नहीं है। इसमें 1/8 कहीं नहीं है, 3/8 नहीं है, 5/8 नहीं है, 7/8 नहीं है। बस इतने ही बीट है। अब गिनते हैं इनको, देखो इधर ध्यान से।
सबसे पहले तो जो अलग अलग है उनको गिन लेता हूं। इसमें सारे आ गए, एक, दो, नहीं ये भी हो गया, एक, दो, तीन, चार, चार तो ये हो गया, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 के बाद ये 17, 18, 19 और 20। कितने बीट सुनाई देंगे? 20 बीट्स आपको सुनाई देंगे इसमें। ठीक है। किसने बना दिए थे 20? हाँ, बना रहे थे। कॉमन सेंस की बात है, ये समय को बांटा है आपने। जैसे 2 बीट का मतलब 1 सेकंड में 2 बीट बन रहे हैं, तो एक आधे सेकंड में बनेगा, एक एक सेकंड में बनेगा। 1 सेकंड को 2 पार्ट में बना दिया। 3 बीट बन रहे हैं तो 1/3 सेकंड, 2/3 सेकंड और 1 सेकंड में बांट दिया। तो अगर दो समय, एक ही समय पर 2 बीट आ रहे हैं, उनको एक ही मान के चलना है, वो एक ही एक साथ ही आवाज सुनाई देगी आपको। ठीक है। 20 बीट्स बन रहे हैं, पर हम बीट 20 सुन नहीं सकते, हम तो कितने सुन सकते हैं अधिकतम? 10 ही सुन सकते हैं। तो आपको 10 के अंदर अंदर ही देंगे आंसर ज्यादातर जो है। ये चार तो मैंने ऐसे बना दिए, वरना 3 का एग्जाम्पल लेंगे, 3 के कर दोगे आप आराम से, है ना। आगे बढ़ जाए। चलो, अब हेडिंग लिखो आप लोग, अप्रगामी तरंगे। क्या होती है अप्रगामी तरंगे? अरे अप्रगामी तरंगे क्या होती है? बता। ऊर्जा का संचरण नहीं होता, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने आपको। जब आपको वर्गीकरण बताया था, तभी बताया था कि तरंगे ऊर्जा संचरण के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वो प्रगामी तरंग है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाती है, वो क्या है? आपकी अप्रगामी तरंग। ठीक है। अप्रगामी तरंगे लिख दिया। लिखना स्टार्ट करो इसमें। हाँ, लिखो, जब दो समान आवृत्ति, जब दो समान आवृत्ति व समान आयाम की प्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे विपरीत दिशा में गमन करते हुए, विपरीत दिशा में गमन करते हुए विपरीत दिशा में गमन करते हुए एक दूसरे में अध्यारोपित होती है। तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है, अगली लाइन में लिखना, इस लाइन को छोड़ दो। हाँ, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा संचरण नहीं होता है। अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा संचरण नहीं होता, अर्थात जिस कण का कंपन अधिकतम होता है, वह हमेशा अधिकतम पर ही रहता है। वह हमेशा अधिकतम पर ही रहता है।
और जिसका शून्य होता है वो हमेशा शून्य रहता है। जिसका शून्य होता है वो हमेशा शून्य रहता है। फिर लाइन बदल के लिखना। अप्रगामी तरंगों का निर्माण अप्रगामी तरंगों का निर्माण हमेशा सीमित माध्यम में किया जा सकता है। सीमित माध्यम में किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप्रगामी तरंगे मैं यहां से और जो है इस कमरे की उस दीवार तक बना दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। अप्रगामी तरंगे कहाँ बनेगी? सीमित माध्यम में। क्या मतलब है मैं बताता हूँ, इधर देखो। सबसे बढ़िया उदाहरण है अप्रगामी तरंग का, आपके कपड़े सुखाने वाला तार। ये, इसको आप बीच में से पकड़ो, बिल्कुल बीचों बीच, और नीचे लाके छोड़ दो इसको। इसको नीचे लाके छोड़ोगे तो ये कंपन करेगा कि नहीं करेगा? इसके अंदर एक तरंग बनेगी ऐसी, और ये कंपन करता रहेगा ऊपर नीचे। पर बताओ ये अधिकतम वाला बिंदु आगे जा सकता है क्या? ये हमेशा अधिकतम पर ही रहेगा जब तक कंपन होता रहेगा, इसका मान अधिकतम ही रहेगा। इसका जीरो है तो इसका मान जीरो का जीरो ही रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब इसमें ऊर्जा आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है। अगर आप इसी तार को जो है, बीच वाला बिंदु ये है, यहां से पकड़ो इस जगह से, और यहां से पकड़ो इस जगह उंगली रख दो, यहां से पकड़ के खींच के छोड़ोगे तो ये कंपन ऐसे करने लग जाएगा। बोलो बेटा। ये हमेशा अधिकतम पर ही रहेगा। ये हमेशा अधिकतम पर ही रहेगा। ये शून्य है तो ये हमेशा किस पर रहेगा? आपका शून्य। तो देखो ये सीमित माध्यम है कि नहीं है? इसी में जो आप क्या बना सकते हो? अप्रगामी तरंग। या दूसरा उदाहरण, जैसे आपका पेन का कैप है। ज्यादा नाटक मत करना, तो देख लो। ये पेन का ढक्कन है आपका। इसमें फूंक मारते हो आप तो इसके अंदर तरंग जाती है, टकरा के वापस आती है, और एक आवाज बनती है कि नहीं बनती है? पहले बोल चुका हूं मैं। हाँ, ये अप्रगामी तरंगे बन रही है। ठीक है। और भी बनेगी, ये भी बताऊंगा। तो ये एक निश्चित माध्यम में क्या हो सकता है? अप्रगामी तरंगों का निर्माण हो सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से। जब तरंग यहाँ पे गई तो टकरा के वापस आई। टकरा के वापस आने की घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब अप्रगामी तरंगों का निर्माण किससे हो रहा है? लिख दो अगला पॉइंट। अप्रगामी तरंगे परावर्तन के द्वारा बनाई जाती है, बनती है। ठीक है। यहाँ परावर्तन दो प्रकार का होता है। यहाँ परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, दृढ़ सिरे से परावर्तन। दृढ़ सिरे से परावर्तन। और नंबर दो, खुले सिरे से परावर्तन। नंबर दो, खुले सिरे से परावर्तन। ठीक है। चलो। आप चाहो तो लिखना मत, जो मैं आंसर बोलूं वो लिख देना, है ना? देखो इधर ध्यान से, मैं करके तो बताता हूं कैसे क्या समीकरण बनती है। देखो इधर, सबसे पहले बात कर रहे हैं किससे? दृढ़ सिरे से। किससे बात कर रहे हैं? दृढ़ सिरे से परावर्तन की बात कर रहे हैं, है ना? दृढ़ सिरे का मतलब मान लो ये एक दीवार है, या कोई खंबा है, कुछ भी मान लो, है ना? खंबा मान लो।
इससे एक रस्सी बांध रखी है मैंने, क्या बांध रखी है, और रस्सी को इस सिरे से पकड़ के हिलाऊंगा मैं तो उसमें अंदर तरंग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो देखो ये रस्सी है, और जब इसको मैं यहां से हिलाऊंगा तो तरंग जाएगी इसके अंदर, जाएगी ना। ये तरंग में देखो, पूरी तरंग नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ लास्ट का लूप बना रहा हूँ। ये लास्ट का लूप जो है वो मान लो इस जगह पर यहाँ गिरता है ऐसे। ठीक है। तो जब दृढ़ सिरे से परावर्तन होता है, तो परावर्तन होगा तो ये ऊर्जा वापस आएगी कि नहीं आएगी। अरे बोलो। तो हमेशा दृढ़ सिरे से परावर्तन में पाई का कलांतर आ जाता है, कितना आता है। तो ये जाते वक्त अगर ऊपर लूप था ना, तो जब ये टकरा के वापस आएगी तो ये लूप का बन जाएगा नीचे। ठीक है। ये जाने वाली तरंग है, बोलो बेटा। और टकराने के बाद जो आएगी वो नीचे से इस तरीके से आएगी। तो ये आपका जब भी दृढ़ सिरे से परावर्तन होगा तो वहां पर जो है वो कितने का कलांतर आ जाएगा, पाई का कलांतर आ जाता है। ठीक है। अब इन दोनों तरंगों को जोड़ने का काम करना है अपने को। ठीक है। चलो ये एक्स अक्ष है, कौन सी अक्ष है। चलो इसकी समीकरण बताओ। बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत है क्या। अब वापस आ रही है माइनस एक्स अक्ष है ना। समीकरण बोलो। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई का कलांतर और आ गया कि नहीं आ गया इसके अंदर। बोलो बेटा। ये दो तरंग है, ये धनात्मक एक्स दिशा में, ये आपकी ऋणात्मक एक्स दिशा में, दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी तो एक नई तरंग बनेगी। तो y बराबर लिख दिया मैंने y1 प्लस y2। जोड़ना है दोनों को, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक को तो कॉमन, ए साइन थोड़ी कॉमन होता है यार, साइन के पीछे तो पूरा कोण लिखा होता है। अरे है कि नहीं। चलो अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक बार फिर लिख रहा हूं y2 का मान, साइन प्लस 180 कितना होता है, माइनस साइन, या साइन कॉस माइनस साइन, साइन में 180 जोड़ो तो क्या बन जाएगा। चलो बताओ क्या लिखूं इसको, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ गए। अब जोड़ते हैं इन दोनों को। ठीक है। तो y बराबर लिखा मैंने y1 प्लस y2। चलो बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, इसको तो बाहर लिख दिया। ये लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखो बताओ, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस, बोलो, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, होगा क्या नहीं होगा। फिर किसका साइन लगाना है बीच में, ये माइनस का साइन। ठीक है। अब नीचे वाली समीकरण को लिख के बताओ, प्लस में लिखी हुई है ये, साइन ए प्लस बी, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, चलेगा। ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। बताओ कुछ कट रहा हो तो। देखो ये साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स से साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। और ये जुड़ गया, दोनों एक जैसे लिखे हुए नहीं लिखे हुए। y इक्वस टू, बताओ क्या लिखूं यहाँ पर, a, टू भी है, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। माइनस भी है, ऐसा बन गया है। आपको पता है साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के जो आगे लिखा होता है पूरा, उसका आयाम होता है कि नहीं होता है, ये इसका आयाम है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं x का मान 0 लिख दो, आप क्या लिख दूं, आवाज नहीं आ रही। साइन 0 कितना होता है, 0। हाँ सही है, वो तो मैं ये लिख के बता रहा हूँ, इसका मान है 2a साइन के एक्स, कितना मान है,
बोलो सब लोग। अब अगर x का मान 0 लिख दोगे तो a का मान भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो दृढ़ सिरा होता है ना, जहाँ x का मान 0 है, बोलो भाई, वहां पे हमेशा किसका निर्माण होता है? निस्पंद बनता है। वहां क्या बनता है? निस्पंद को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं निस्पंद, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉड। क्या बोलते हैं? नॉड बनती है वहां पे, है ना? समझ में आ गई बात? अब आप क्या करोगे बताओ? वैसे तो एक ही लाइन मिटा रहा हूँ, ये तो यहां तक तो लिखना पड़ेगा आपको। ये मत लिखना, बल्कि फिर ये आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो ये भी क्यों मिटाऊं? ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे इसमें से। ठीक है? बस दो बातें याद रखनी है। दृढ़ सिरे से जब भी परावर्तन हो तो कितने का कलांतर आ जाता है? पाई का। और दृढ़ सिरे पर जो है क्या बनता है? निस्पंद बनता है। बस वो निस्पंद बताने के लिए x का मान 0 रखा, तो यहाँ मान कितना आ गया? 0। इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन लिखा है। दो बातें बस। दृढ़ सिरे से कलांतर कितने का? पाई का। और निस्पंद का निर्माण होता। लिख दिया? सर्दी लग रही है? बंद करा दो ये पंखा। पंखा बंद करा दो। ध्यान से इधर सुन, ये बंद नहीं कराना। ये बंद कराना है क्या? आगे के दोनों छोड़ के बंद करा दे। बन गया? अब लिखो दूसरा, खुले सिरे से परावर्तन। अरे इतनी बातें मत किया करो यार, साल खत्म होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है क्या? हाँ? फिर 2 महीने बाद मौत आएगी, ध्यान रखना। अभी तक भी तुम सीरियस नहीं हुए यार। मतलब इस वक्त तो ऐसा होना चाहिए कि आवाज ही नहीं निकले मुंह से। ठीक है? टेंशन के मारे। तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है यार। तुमसे यार टेंशन तो हम लेके बैठे हैं। वक्त आ गया है फांसी पे चढ़ने का। मतलब मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं बलिदान की बात कर रहा हूँ। है ना?
पेपर आने वाला है तुम्हारा, ऐसा नहीं तुम मर ही जाओ क्या। सीरियस हो जाओ थोड़े यार, 2-3 महीने की बात है, 2 महीने रह गए अब तो। ठीक है। और अभी तक तुम्हें चिंता ही नहीं है। हाँ, भुलाने की कोशिश करते हो तुम तो, कभी याद ही मत करो पेपर को। पेपर तो आने वाले हैं यार। अब तो कैलेंडर लगा लो जिसमें उल्टे गोले लगाते चलो। एक एक दिन काटने का टाइम आ गया है। ठीक है, कि आज ये कर लिया कंप्लीट, और एक दिन खत्म हो गया। तो मैं अभी भी कोई चिंता ही नहीं है यार। अभी मैंने बोला तब याद आई होगी कि हाँ यार पेपर भी होएगा। है कि नहीं। दूसरा लिखो, खुले सिरे से परावर्तन। खुले सिरे से परावर्तन। चलो देखो इधर, वापस से वही एक रॉड मान लेते हैं। और इस बार देखो खुला सिरा कैसा बना है, मैंने इससे रस्सी बांधी है। पर रस्सी में क्या किया, इसमें बांधा नहीं इसको इस पोल से, इसके अंदर एक छल्ला डाल दिया। क्या डाल दिया। तो ये छल्ला फ्री होगा कि नहीं होगा इसके अंदर। बोलो भाई, ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके अंदर जब पल्स जाएगी तो मान लो ये तरंग ऐसे गई, तो जब ये वापस आएगा ना, तो भी ये छल्ला ऊपर नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और आने वाली जो तरंग होगी ना, वो भी ऐसी ही होगी। इसका मतलब खुले सिरे में कितने का आपका जो है कलांतर आ रहा है, 0 का। कितने का। जाते वक्त जैसी तरंग थी, आते वक्त भी वैसी की वैसी तरंग। ठीक है। चलो इसकी समीकरण बताओ। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसकी समीकरण बताओ। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस इतना सा अंतर आया, कलांतर यहाँ है ही नहीं। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो y इक्वल्स टू y1 + y2। चलो, ए तो वही कॉमन लिख दिया, अंदर इसको लिख के बताओ। साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, फिर किसका साइन, प्लस का। इसको बोलो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इस बार ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो, तो आपका जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये क्या है, आया 2a कॉस के एक्स। और अगर x का मान 0 रख दे, a का मान कितना आएगा, 2a अधिकतम मान आएगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रस्पंद। क्या बोलते हैं, अभी लिखा दूंगा मैं, अभी आप इसको लिख दो। मत बोल यार, इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आती है बात। मत बोलो, चुप रहने की कोशिश करो। सबसे अलग थलग हो जाओ 2 महीने के लिए। सब भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ। हंस रहे हो तुम तो यार, भूलने वाले थोड़ी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, बस अपना ध्यान कॉपी किताबों में रखो 2 महीने। फालतू काम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है।
हो गया। चलो अब एक साथ दिखा देता हूँ, ये तो जो लिखा है तो सब बेकार था। एक साथ दिखाता हूँ क्या बातें याद रखनी है आपको। लिखो नीचे नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट लिखो, दृढ़ सिरे से परावर्तन के पश्चात पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। दृढ़ सिरे से परावर्तन के पश्चात पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट, दृढ़ सिरे पर हमेशा निस्पंद का निर्माण होता है। निस्पंद मतलब नॉड। तीसरा पॉइंट लिखो, खुले सिरे से परावर्तन के पश्चात कलांतर शून्य होता है। खुले सिरे से परावर्तन के पश्चात, खुले सिरे से परावर्तन के पश्चात कलांतर शून्य होता है। ठीक है। और देखो खुले सिरे पर ए का मान अधिकतम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रस्पंद। खुले सिरे पर हमेशा प्रस्पंद का निर्माण होता है। खुले सिरे पर हमेशा प्रस्पंद का निर्माण होता है। ठीक है। चलो अब देखो इधर ध्यान से, ये तो हो गई अप्रगामी तरंग बनने की बात। अब अप्रगामी तरंग हम बनाते कैसे हैं? ये है एक अप्रगामी तरंग। एक सीमित क्षेत्र लेना है, मान लो रस्सी ले ली मैंने, इस रस्सी के अंदर तरंग बनी, तो ये तरंग ऐसी गई, ऊपर गई, आते वक्त उल्टा हो जाएगी क्योंकि पाई का कलांतर होगा दृढ़ सिरे से। बोलो बेटा, ये तरंग बनी ऐसी, इसको बोलेंगे अप्रगामी तरंग। ठीक है। ये बंद सिरा है मतलब दृढ़ सिरा है, इस पर क्या बन रहा है? नॉड मतलब निस्पंद। क्या बन रहा है? इस पर भी क्या बन रहा है? निस्पंद। ये भी क्या है? निस्पंद। बीच में जो ये पॉइंट है जहां अधिकतम आपका जो है विस्थापन है, ये क्या है? ये प्रस्पंद है, इसको एंटी नोड बोलते हैं, मैं ए से लिख रहा हूं। ये भी क्या बन रहा है? आपका प्रस्पंद है। तो दृढ़ सिरे पर क्या बनते हैं? निस्पंद। और जो है खुले सिरे पर क्या बनते हैं? यहां से यहां तक की पूरी लंबाई, एक तरंग की लंबाई है लैम्डा। अरे है क्या नहीं? ये देखो पूरा एक लैम्डा है कि नहीं है? हाँ। प्रस्पंद से प्रस्पंद तक की दूरी λ/2 होती है। कितनी होती है? आवाज नहीं आ रही। निस्पंद से निस्पंद तक की दूरी λ/2। एक निस्पंद और प्रस्पंद की दूरी λ/4 होती है। ये दूरी भी कितनी है? ये भी कितनी है? ये भी कितनी है? ठीक है।
तुम दूर दूर बैठो रे तीनों, हंस रहा है बेवकूफ की तरह। बन गया। बना दिया। हेडिंग लिखो अब, सोनोमीटर। सोनोमीटर, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूं, गिटार सितार ये सब क्या है, सोनोमीटर है, ठीक है। पर देखो गिटार सितार जो भी बजाता है वो उसको अंदाजे से टाइट करता है तार को, है ना। उसको पता है आवाज अच्छी आ रही है, थोड़ा कम आ रही है और टाइट कर लिया, थोड़ी और अच्छी नहीं आ रही है और टाइट कर लिया, ठीक है। अब फिजिक्स में तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कितना टाइट किया, कितना तनाव उत्पन्न किया, वो सारा नापना पड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सोनोमीटर ऐसा होता है, एक लकड़ी का जो है खोखला बक्सा होता है, लंबा पतला, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे होल होते हैं जिससे आवाज उत्पन्न हो। गिटार में भी ऊपर होल होता है, सितार में भी ऊपर होल होता है, वहीं से आवाज क्रिएट होती है, ठीक है। ये सिरा इसका फिक्स है, यहाँ पे लगी होती है एक गिरनी, है ना। और ये लगा होता है इसमें तार, इधर से बंधा रहता है और इस घिरनी के ऊपर जाके नीचे इसमें जो है वेट रखने का, भार रखने का एक तराजू लगा होता है, ठीक है। जिससे अपने को पता चल जाए तार में कितना तनाव है। अरे बोलो, 2 किलो रख दिया तो 2 2 mg कर दिया तो 20 न्यूटन का आपका तनाव हो जाएगा। सितार में तो डायरेक्टली टाइट कर लेते हैं, तो वो तो हमें पता नहीं पड़ता कितना तनाव है। यहाँ नापने के लिए इस तरह का बना दिया है, ये है सोनोमीटर, फिजिक्स की गिटार। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपित करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपकी अप्रगामी तरंग बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। चलो इसमें अगर आवृत्ति लिखनी है मुझे, आवृत्ति, तो आवृत्ति का फॉर्मूला आप सब जानते हो, v बाई लेमडा होगा, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, एन लेमडा। तो यहाँ पर अगर v का मान पढ़ा है मैंने तार में आपको, वेग कितना होता है, √T/μ के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब n का मान हो जाएगा 1/λ √T/μ। म्यू क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, किसके लिए लेते हो, तार के लिए, ठीक है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, टी क्या होता है, तनाव है। बोलो बेटा, म्यू क्या है, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। बनाओ।
बन गया। बना दिया बेटा। चलो अब देखो, इधर लिखना बंद कर दो थोड़ी देर। कॉपी में पूरे पेज पे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनना चाहिए, है ना। देखो इधर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये तार लिया और इस तार को इन दो सिरों से जोड़ रखा है। बेटा अलग मत मानना इस डायग्राम को, ये डायग्राम, ये वाला ही डायग्राम है। ये एक सिरा ये रहा, और ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये पुली के ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी दृढ़ सिरा है। उछल तो सकती नहीं पुली के ऊपर तार, है ना। ये भी दृढ़ सिरा है। इस तरह का तार है। इसमें सबसे सरलतम कंपन की बात करें तो बीच में से पकड़ के खींच दें तो ऊपर नीचे कंपन होगा कि नहीं होगा। ये सबसे सरल कंपन हुआ इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, इसका नाम बताओ। ये क्या है और ये क्या बन रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या बन रहे हैं, दो तो नोड बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, तार की कुल लंबाई एल लंबाई का तार था, कितनी लंबाई का। अब जल्दी से बताओ ये लंबाई कितनी है यहां से यहां तक। लैम्डा बाई टू। ये इसकी लंबाई एल के बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो बेटा। इसको लैम्डा वन लिख देता हूँ, क्या लिख दिया। तो मुझे यहां से पता चलेगा कि जो लैम्डा वन का मान है ना, वो टू एल के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस तार की लंबाई में सिर्फ लैम्डा बाई टू आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा किसके बराबर होगा, टू एल के बराबर। किसके बराबर, चलो ये मान मैं लिख रहा हूं इस वाले फॉर्मूले में। तो जो आवृत्ति आएगी, ठीक है, ये यहां लिखा मान। तो जो आवृत्ति आएगी एन वन, बोलो जल्दी से, क्या लिखूंगा, वन अपॉन टू एल रूट टी बाई म्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस आवृत्ति को बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। ठीक है, प्रथम सन्नादी। क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही। सबसे कम आवृत्ति है ये जो इसमें बन सकती है। क्या बोलेंगे इसको, मूल स्वर या फिर प्रथम सन्नादे। ठीक है, ये सबसे कम आवृत्ति यही बनेगी इसके अंदर, तार के अंदर। इससे छोटी आवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आप देखो इससे छोटा तो लूप बना ही नहीं सकते आप। दो दृढ़ सिरों पे नोड बनना ही बनना है, और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा ही आएगा। अरे है कि नहीं। ये सबसे सरलतम डायग्राम है, और ये सबसे छोटी आवृत्ति बनेगी क्योंकि इस कंडीशन में लैम्डा सबसे बड़ा है। लैम्डा नीचे लिखा हुआ है, तो लैम्डा जितना बड़ा होगा उतनी आवृत्ति क्या आएगी आपकी, कम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा डायग्राम। तार की लंबाई उतनी की उतनी है। ठीक है, इस तार को मैंने बीच में से तो पकड़ लिया और एक चौथाई सिरे से पकड़ के खींचा, बोलो। तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो लूप बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा आ जाएगा। आपने कभी देखा हो, बजाना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं। अगर गिटार वगैरह देखी हो, सितार देखा हो, तो यहाँ पर उसमें पीतल की लाइनें बनी होती है। ऐसी पीतल की लाइन बनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे होल होगा जहां से आवाज बनती है। इस तरह ये तार आ रहा है कि नहीं। अब जब भी आप गिटार या सितार कोई भी बजा रहा है, दोनों हाथों से बजाएगा वो, बोलो। वाइब्रेट तो इस सीधे हाथ से करते हो आप यहां से, और ये उंगली ऊपर नीचे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो बीच के जो ये पीतल लगे हुए ना, उससे उनका अंदाजा लग जाता है कि ये जो है आधी आधा तार हो गया या एक चौथाई हो गया। तो उसने सबसे पहले आधे तार से इसको बजा दिया। ऐसी आवृत्ति बनेगी कि नहीं बनेगी। अब वो अपना ऊपर वाला हाथ तो कहाँ रख देगा, आधे तार पे। अरे बोलो, और इस एक चौथाई से बजाएगा यहां से। तो उस कंडीशन में ऐसी तरंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी।
अरे बोलो ना। ऊपर वाली उंगली तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया तार को, और यहां से वाइब्रेट किया, तो ये ऐसी तरंग बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इस तरंग को देखो आप लोग, जल्दी बताओ, ये क्या है? नोड। ये क्या है? ये क्या है? दो नोड के बीच में, और ये भी एंटी नोड बन गया कि नहीं बन गया? तार की लंबाई, पूरी लंबाई लैम्डा के बराबर है। लैम्डा टू जो है वो किसके बराबर है? एल के बराबर है कि नहीं है? बोलो भी। इस कंडीशन में अगर आवृत्ति बनाऊंगा मैं, एन टू जो है वो किसके बराबर है? सॉरी, लैम्डा टू किसके बराबर है? एल के बराबर। ठीक है। तो जो नई आवृत्ति आएगी एन टू, वो होगी 1/λ2, लिखूंगा यहाँ पे तो एल आ जाएगा, और ब्रैकेट में T/μ आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इसको ऊपर नीचे दो से गुणा कर दूं, तो देखो ये मान किसका है? ये वाला मान N1 है कि नहीं है? इसका मतलब ये जो आवृत्ति है ना N2, वो N2 जो होगी 2n के बराबर होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। इससे दुगनी आवृत्ति आएगी। इसको बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक। क्या बोलते हैं? या द्वितीय सन्नादि। क्या बोलते हैं इसको? अधिस्वरक का मतलब होता है मूल स्वर के बाद आने वाले जितने भी स्वर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अधिस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो, मूल स्वर के बाद यही आया सबसे पहले। ये क्या हुआ आपका? प्रथम अधिस्वरक है। क्या है ये? और आवृत्ति देखो, पहले वाली आवृत्ति की दुगनी है कि नहीं है? पहली प्रथम सन्नादि थी, और ये क्या है आपकी? द्वितीय सन्नादि आई। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। फिर देखो, तार उतना का उतना ही है। अब इस तार में फिर लूप बना रहा हूं मैं, तो अब कितने लूप बना दूं? 3 बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ नोड ही आना चाहिए, यहाँ भी क्या आना चाहिए आपका? नोड। एक लूप ये बन गया। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा। बोलो, लंबाई बताओ तो इसकी। कितने लैम्डा है यहाँ पे? 3/2 लैम्डा है। कितना लैम्डा है? फिर से देख के देखो, ध्यान से दिख रहा है 3/2 लैम्डा। एक पूरा लैम्डा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। बोलो। और आधा हो रहे कि नहीं है? इसका मतलब ये जो आपका 3 λ3/2 जो है, वो एल के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब यहां पर अगर मैं λ3 की वैल्यू लिखूंगा, तो 2l/3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये मान अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं, तो मुझे n3 मिलेगा। इसका मान होगा 3/12 √T/। ठीक है। ये जो आवृत्ति है, मूल आवृत्ति की 3 गुना है कि नहीं है? बोलो बेटा। ये मूल आवृत्ति की 3 गुना आवृत्ति है। इसको क्या बोलोगे? द्वितीय अधिस्वरक। या कौन सी सन्नादी? 3 गुना सन्नादी है, पहली वाली से 3 गुना आ रही है। ये क्या है आपकी? तृतीय सन्नादी। ठीक है। चलो, अगला आंसर क्या आएगा बताओ? 4n आ जाएगा, 5n आ जाएगा, 6n आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, अगर कभी भी आपको बताना है, मान लो 6n आ रहा है, कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है, तो बोल दोगे कौन सी आपकी छठी सन्नादी कौन सी है? और अधिस्वरक बताना है, एक कम बताना है। क्या बताना है? 5वां अधिस्वरक होगा वो। मान लो 10 गुना आवृत्ति आ रही है, तो इसका मतलब 10वीं तो सन्नादी है, और 9वां क्या है? वो आपका अधिस्वरक। समझ में आ गई बात? ठीक है, बनाओ। एक साथ बनाना इसको पूरी कॉपी में, बड़े डायग्राम छोटे बना लेना आधे में। आगे से बना ले बिल्कुल।
कलाकार बिल्कुल आगे से बना। अरे वहां से बना। हाँ। बस हाँ। तार की लंबाई तीनों केस में बराबर रखना है ना। पहले तीन भाग बना ले, पहले तीन भाग बना ले इसके बराबर। तार को तीन भागों में बांट ले। हम्म, बन गया। हो गया। चलो नोट लिखो, नंबर फर्स्ट नीचे। लिखाऊं?
लिखो सोनोमीटर में निस्पंदों की संख्या प्रस्पंदों से एक अधिक होती है। निस्पंदों की संख्या प्रस्पंदों से एक अधिक होती है। नोट नंबर 2, देखो पहली आवृत्ति जितनी आई दूसरी कितनी आई, उसकी दुगनी, तिगुनी, चार गुनी, पांच गुनी सब आएंगी, है ना। लिखो इसमें नोट नंबर 2 में सोनोमीटर में सम व विषम दोनों प्रकार की सन्नादियां प्राप्त होती है। सम व विषम दोनों प्रकार की सन्नादियां प्राप्त होती है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सम विषम सब आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सन्नादि बराबर, सन्नादि फिर बराबर का निशान लगाना। एक प्लस अधिस्वरक, एक प्लस अधिस्वरक। ठीक है, अधिस्वर में एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, सन्नादि। देखो कोई सा भी पढ़ो, अधिस्वर कौन सा है, पहला, तो एक जोड़ते हैं, द्वितीय सन्नादि है कि नहीं है, बोलो भाई। अगर मान लो दूसरा अधिस्वर है तो तीसरी सन्नादि है कि नहीं है। ठीक है, और एक और कॉमन फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इधर देखो सब ध्यान से। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, अरे 2 लिखा हुआ है। दो जैसा बना दिया था ना, तो इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3। और ये 1 2 3 जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये इन लूपों की संख्या है। देखो इसमें कितना लूप बन रहा है, 1। इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसमें कितने बन रहे हैं, 3। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं, कुछ भी नहीं दे रखा हो आपको, ऐसा डायग्राम बना दूं और बताओ इसकी आवृत्ति कितनी है, तो 1 2 3 4 5 लूप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति हो जाएगी 5/2L T/m म्यू के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में। तो आप नीचे लिखो अगले नोट में, आवृत्ति बराबर P/12 √T/μ। P/12 √T/μ। P का मतलब, हाँ, लूप की संख्या। ठीक है, जितने लूप बन रहे हैं वो लिख दोगे। हो गया, आज अपन ये बनाने का ही काम कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसके सवाल करेंगे। ये हो गया सोनोमीटर। ठीक है, अब लिखो आप लोग ऑर्गन पाइप। हिंदी में भी इसको ऑर्गन पाइप ही बोलते हैं। ऑर्गन पाइप। ठीक है, नंबर फर्स्ट लिखना, बंद ऑर्गन पाइप। बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, बंद ऑर्गन पाइप जो आपके पेन का ढक्कन है वो क्या है, बंद ऑर्गन पाइप है। ठीक है, अब उसमें आप अगर धीरे से अगर जो है फूंक मारोगे तो आवाज नहीं आएगी, थोड़ा और तेज फूंक मारोगे तो हो सकता है फिर आवाज नहीं आए, थोड़ा और तेज तेज करते जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि उसके अंदर से आवाज क्रिएट होगी कि नहीं होगी। वो कंडीशन किसकी है, कि उसके अंदर क्या बन गई, आपके अप्रगामी तरंगों का निर्माण हो रहा है।
इसका मतलब आपकी आवृत्ति उसकी आवृत्ति से मैच करनी चाहिए। ठीक है, मैच करने का मतलब ये है, देखो इधर, ये है बंद ऑर्गन पाइप जिसका एक सिरा बंद है। कुछ भी नया नहीं करने वाला मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे आंसर देना। इस ऑर्गन पाइप की लंबाई है एल। कितनी लंबाई है? एक ही है ऑर्गन पाइप, तीन नहीं है। ठीक है, एक ही ऑर्गन पाइप है। पर कैसे कैसे डाई, जैसे एक ही सोनोमीटर में तीन डायग्राम बनाए ना, बनना है वैसे यहाँ बनाएंगे, है ना। अब आप बताओ जल्दी से कि जो है बंद सिरे पर क्या बनता है? नॉट बनती है ना। और खुले सिरे पर क्या बनता है? तो देखो ये बंद सिरा है और ये क्या है। तो इसका मतलब जो सबसे सरलतम डायग्राम हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहां से तरंग बना दूं मैं ऐसी, और ये चल जाए ऐसे। यहाँ क्या बन जाए? एंटीनोड। यहाँ क्या बन जाए? इससे कोई इजी तरीका है क्या? चलो, तो फिर आप मुझे बताओ जल्दी से, एक नोड से लेके एंटी नोड तक की दूरी कितनी होती है? लेमडा बाई, इसका मतलब यहां पर लेमडा बाई 4 एल के बराबर है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, तो लेमडा 1 किसके बराबर है? 4 एल के बराबर है। बोलो। तो आवृत्ति लिखोगे तो आवृत्ति का सीधा सा फॉर्मूला वी बाई लेमडा। बोलो। तो वी बाई लेमडा लिखोगे आप, तो आंसर आ जाएगा N1 = V बाई 4L। पढ़ो फिर से एक बार, नाम बताओ इसका। मूल स्वर, प्रथम सन्नादि। कोई डाउट है क्या? ये इसका मूल स्वर है या फिर क्या है? ये प्रथम सन्नादि है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने नोड एंटी नोड बनाए मैंने? एक एक बने। कितने बने? तो अगले डायग्राम में देखो, एक से बढ़ा देते हैं। यहाँ तो कंफर्म नोड ही बनना है, यहाँ कंफर्म एंटी नोड ही बनना है। बोलो बेटा। तो एक नोड के बाद एक एंटी नोड आ जाए, एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस बार दो एंटी नोड और दो नोड बनाए कि नहीं बनाए? तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा, यहां से गया नोड पे। बोलो, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से देख के बताओ लैम्डा कितना है? लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4। फिर से बोलो। तो 3 लैम्डा 2/4 है कि नहीं है ये एल के बराबर? तो नया जो लैम्डा है उसकी लंबाई बताओ। 4/3। ये अगर आप इस फॉर्मूले में लिखोगे तो N2 बराबर, जल्दी बोल के बताओ, 3V/4L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। नीचे लिखोगे ना लेमडा, तो नीचे लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 4L नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। ये देख के बताओ कितने गुना है? N2 बराबर 3N1 है कि नहीं है? कौन सा अधिस्वर? प्रथम अधिस्वर है। मूल आवृत्ति के बाद आने वाला अधिस्वर है ना ये, प्रथम अधिस्वरक है। क्या है ये? आवाज नहीं आ रही? सन्नादि कौन सी है? 3 गुना आ रही है कि नहीं आ रही है? मूल स्वर से कितने गुना है? इसका मतलब ये तृतीय सन्नादि है। कौन सी है? तृतीय सन्नादि। द्वितीय सन्नादि आ सकती है क्या इसमें? नहीं। जितनी आवृत्ति पहली बार सुनाई देगी उसकी 3 गुना आवाज आएगी, फिर दूसरी बार में 3 गुना उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, आगे देखो। यहाँ क्या बनाऊं? नोट। यहाँ क्या बनाऊं? एंटी नोट। ठीक है,
यहां बना दिया मैंने एक एंटी नोड, फिर क्या बना दिया, नोड, फिर बना दिया एंटी नोड, फिर क्या बना दिया, नोड। ठीक है, चलो बताओ। लैम्डा बाई 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा 3/4 है कि नहीं है, किसके बराबर है, एल के। लैम्डा 3 बताओ, 4L/N3 बताओ, 5V/4L। आवाज नहीं आ रही यार। ठीक है, कितनी आवृत्ति आ रही है, 5N1। नाम बताओ इसका, कौन सा अधीश्वर, द्वितीय अधीश्वरक है, क्या है ये, पहली बार में ये आया था मूल आवृत्ति के बाद, इसके जस्ट बाद ये आया कि नहीं आया, तो इसको बोलेंगे द्वितीय अधीश्वर, क्या बोलेंगे। पर सन्नादि कौन सी है, पांचवी सन्नादि है। अगला बताओ क्या आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, बोलो भाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं सातवीं कौन सी आपका अधीश्वर है, तो तीसरा बनेगा, उसका फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपका ना, बनाओ। या तो पाइप दूर दूर बनाओ या नीचे लिखो, नीचे लिखता जाता ना, तो अब इस पाइप का कहाँ लिखेगा। थोड़ा सा यार कॉमन सेंस भी यूज में लिया करो। मेरे को चिपका के पाइप बना दिए तो फिर लिखोगे कहाँ यार, नीचे लिखते जाओ हर लाइन।
तीसरे वाले के नीचे लिख देना। क्या लिखोगे? द्वितीय अधिस्वर पंचम सन्नादि। द्वितीय अधिस्वर पंचम सन्नादि। ठीक है। नीचे लिखो इसमें, बंद ऑर्गन पाइप में प्रस्पंद व निस्पंदों की संख्या समान होती है। बंद ऑर्गन पाइप में प्रस्पंद व निस्पंदों की संख्या समान होती है। ठीक है। जितने प्रस्पंद होंगे उतने ही निस्पंद बनेंगे। प्रस्पंद व निस्पंदों की संख्या समान होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें केवल विषम सन्नादियां प्राप्त होती है। इसमें केवल विषम सन्नादियां प्राप्त होती है। ठीक है। अगला लिखो, नंबर 3। अगर आपको इनमें रिलेशन बनाना है सन्नादि और इसके बीच में, तो सन्नादि बराबर 2 × अधिस्वरक +1। लिखो फॉर्मूला, सन्नादि बराबर 2 × अधिस्वरक +1 होगा। किसी भी अधिस्वरक को 2 से गुणा करो, 1 जोड़ोगे तो सन्नादि बन जाएगी। देखो ये आपका क्या, कौन सी अधिस्वर था? द्वितीय। बोलो, तो 2 को 2 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो पंचम सन्नादि है कि नहीं है? ठीक है। मैं आपसे बोलूं 5वां अधिस्वर है, बताओ कौन सी सन्नादि होगी? हाँ, तो 5 × 2 किया 10, 1 प्लस किया तो इसका मतलब 11वीं सन्नादि है। ठीक है। मैं आपसे बोलूं 7वीं अधिस्वर कौन सी है? 15वीं है। मैं आपसे बोलूं 15वीं सन्नादि। हाँ, अरे 7वां अधिस्वर, उल्टा भी तो करो यार। पर 15वीं सन्नादि बोल रहा हूं मैं। 15वीं सन्नादि है, 1 कम करके 2 से डिवाइड भी तो करो। अरे है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखनी है बातें। आगे लिखो अब आप लोग। देखो, खुला ऑर्गन पाइप। कितना टाइम बचा यार? लिख नहीं पाएंगे। खुला ऑर्गन पाइप। चलो जितना हो जाए उतना लिखते हैं। मेरे साथ साथ ही बनाओ आप भी। डायग्राम तो बना लो, फिर अगली क्लास में लिखेंगे। चलो छोड़ो यार, अगली क्लास में बना। देख के आना है इसको, सवाल करेंगे अगली क्लास में इसके।